हेलो एवरीवन। तो आज रिकर्जन का पार्ट 2 है जो हम करने वाले हैं, जिसमें हम स्टैक ओवरफ्लो के बारे में जानेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख कर आइए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं होगी। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। लेट्स गो। तो आइए आप समझते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो क्या है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक कॉल स्टैक बनाया था, जिसके अंदर हम वैल्यूज कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे रिटर्न हो रही है, उस सब के बारे में जान रहे थे। स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है? स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा स्टैक जो है वो फुल हो जाता है और वो फ्लो होना चालू हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है रिकर्जन के अंदर, इसलिए हम बेस केस का यूज करते हैं टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। तो समझिए कि यहाँ पर मैंने एक स्टैक बनाया है और रिकर्जन अकर हो रहा है अभी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने, ये मेरा मेन फंक्शन है और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास करी, सपोज मैंने एक एरे पास कर दिया। तो यहाँ पर मेरा एक एरे पास हो गया, फिर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, फिर मैंने फिर से एक एरे पास कर दिया। तो ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू चलता जा रहा है, मैं कुछ ना कुछ पास कर रहा हूँ ऐसे लाइन बाय लाइन, और सपोज हमारा स्टैक फुल हो गया। अब जब मैं अगली कंडीशन में कुछ इसको पास करूंगा तो मेरा स्टैक तो फुल है, तो अब ये जाएगा कहाँ? ये यहाँ से फ्लो हो जाएगा। मतलब ऐसे जनरली फ्लो नहीं होता, पर हम इसको बताते हैं कि ये फ्लो हो गया है। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक हमारा फुल होकर ओवरफ्लो हो गया है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम बेस केस लगाते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था वीडियो में कि बेस केस नहीं होने पर हमारा जो रिजल्ट है, आउटपुट, वो कंटिन्यू होता जा रहा था और वो रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि वह ट्रांसफर पे ट्रांसफर करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, उसको कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था उसका। तो यही होता है बेस केस। और स्टैक ओवरफ्लो के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। अब तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पिछली बार हमने क्या किया था? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट किया था। हमने 10 से चालू किया था, 10, 9, 8, 7 और टिल देन हमने 1 प्रिंट किया था। अब हमें प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1, 2, 3, 4 टिल देन 10 हमने ये प्रिंट करना। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो मैं आपको इसके कोड के थ्रू समझाता हूँ कैसे। एक बार हम एक छोटा सा चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ट बना देता हूँ, इसको हटा के। फिर मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो पिछली बार हमने ये किया था। ओके, तो हमने क्या किया था? हमने पहले हमारे जो मेन फंक्शन है उससे हमारे प्रिंट डेक को कॉल लगाई थी। तो सबसे ऊपर उसमें क्या था? सबसे ऊपर फंक्शन था हमारा प्रिंट डेक, जिसमें हम कॉल लगाई थी। फिर ये ऐसा खुल रहा था ब्रैकेट्स के साथ, कर्ली ब्रेसेस। फिर इसके अंदर था हमारा सबसे पहले बेस केस, जो कि थी n इक्वल टू 1। जब हमारी वैल्यू हो जाए तब उससे रुकना है, ठीक है। फिर हमारा था कि हम हमारे n को प्रिंट करा दे। तो हमने यहाँ पर लिखा था सिस्को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन। फिर हमने प्रिंट टैग को फिर से कॉल किया था n-1 की वैल्यू के लिए। तो ये हमारा सीन था। अब इसके अंदर जस्ट मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें बस इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करना है। कोड में देखते हैं हम। तो ये हमारा कोड था कुछ। इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करा है। तो मैंने जैसा कि आपको सबसे पहले हमारा प्रिंट टैग फंक्शन है, जिसको हमने मेन फंक्शन से कॉल किया यहां से। इसमें हमने ये वैल्यू पास करी। ये वैल्यू हमारी आर्ग्यूमेंट है और ये हमारा जो है हमने वेरिएबल है जो फंक्शन में पास कर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा ये कोड है, अब इस कोड में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा यहाँ पर बेस केस है। ओके, यहाँ पर हमारा ये रहा बेस केस, जो कि कह रहा है कि जब n इक्वल टू 1 हो जाए तब तू n प्रिंट करा के रिटर्न हो जाए। फिर हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें हमारा n जो है वो प्रिंट हो रहा है। फिर हमने कॉल किया n-1 के लिए, सेम जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। अब क्या करेंगे? हम इस फंक्शन को डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बनाने के लिए हमें बस इन दोनों वैल्यूज को बदलना है। अब हम समझते हैं व्हाइट चार्ट पे कि बदलने से क्या होगा। सो लेट मी फर्स्टली क्विकली क्लियर दैट। तो अब हमें बस उस कंडीशन को रिवर्स करना है। तो देखते हैं रिवर्स फंक्शन कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर सपोज मैंने अपने एफ एन फंक्शन को कॉल किया है। अब एफ एन फंक्शन, अब हमें क्या करना है? पहली बार तो हमारे पहले प्रिंट हो रहा था, अब हमें प्रिंट बाद में करना है, कॉल पहले करना है। तो हम एफ n-1 को कॉल कर लेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे।
फिर जो एफ एन माइनस वन है वो पहले एफ एन माइनस टू को प्रिंट कॉल करेगा और फिर खुद प्रिंट हो जाएगा। सेम एफ एन माइनस टू अपने आगे वाले फंक्शंस को कॉल करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकली समझाता हूँ कैसे हो रहा है। सपोज हमें ये वैल्यू प्रिंट करानी, 1 2 3 4 एंड 5। समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरा जो ये फंक्शन है एफ एन, सपोज यहाँ पर 5 पास है। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे कोई 4 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दे, कोई मुझे 1 2 3 4 प्रिंट करा कर दे दे इस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो मैं उसके पीछे अपनी वैल्यू लगा लूंगा 5। तो हमारे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब जब ये फंक्शन यहाँ पर पास हो रहा है n -2 के लिए, तो यहाँ पर 4 कह रहा है कि मुझे कोई 1 2 3 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दे, मैं उसके पीछे 4 लगा दूंगा। समझे, हम अपने काम को दूसरे के ऊपर ढालते जा रहे हैं कि भाई ये काम तू कर दे, फिर इसके बाद थोड़ा काम मैं कर दूंगा, फिर वो अपने वालों को कह रहा है कि भाई तू ये काम कर दे, इसका थोड़ा काम मैं कर दूंगा। ऐसे करते करते हमारा काम छोटा होता जा रहा है। समझो यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि 5 कह रहा है कि मुझे कोई 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दे, मैं उसके पीछे अपने आप को प्रिंट करा दूंगा। फिर 4 कह रहा है कि कोई मुझे 1 तक की 3 की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दे, मैं अपने उसके ऊपर उसके पीछे मैं अपने आप को प्रिंट करा दूंगा। कोई कह रहा है कि मुझे 3 कह रहा है कि मुझे 1 लेकर से 2 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दो, मैं उसके पीछे अपने आप को प्रिंट करा दूंगा। 1 कह रहा है कि सॉरी 2 कह रहा है कि मुझे 1 तक की वैल्यू को प्रिंट करा कर दे दो, मैं उसके पीछे अपने आप को प्रिंट करा दूंगा। मतलब ये ऐसा हो रहा है 5 4 3 2 1। अब 4 जो है वो कह रहा है कि मुझे 3 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दो, तो 4 कह रहा है कि मुझे 3 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दो, तो मैं उसके पीछे अपने आप को प्रिंट करा दूंगा। अब 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि मुझे 2 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दो, तो मैं उसके पीछे अपने आप को प्रिंट करा दूंगा। 2 कह रहा है कि मुझे 1 तक की वैल्यू प्रिंट करा कर दे दो, तो मैं उसके पीछे अपने आप को। अब ये कैसे चल रहा है, अब जैसे 2 ने कहा कि मुझे कोई 1 तक की वैल्यू करके दे दो प्रिंट। अब 1 से छोटा तो 0 है, पर हमें तो 1 तक ही कराना है। तो 1 ने क्या किया, इसको खुद को प्रिंट करके दे दिया कि भाई मैंने 1 प्रिंट कर दिया। तो 1 ने क्या किया, सॉरी 2 ने क्या किया, 2 ने अपने आप को 1 के साथ जोड़ लिया, तो 1 2 हमारा प्रिंट हो गया। अब 2 यहाँ गया, अब 3 ने देखा कि 1 2 तक तो वैल्यू मेरे पास आ गई है, 1 2। अब इसके पीछे मैं अपने आप को जोड़ देता हूँ। अब यहाँ से फंक्शन और ऊपर गया, अभी 4 ने देखा कि 3 तक तो वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैं इसके पीछे अपने आप को जोड़ लूंगा। अब 4 ने 5 को रिटर्न किया, अब 5 ने देखा 1 2 3 4 तो मेरे पास आ ही गया है, मैं अपने आप को प्रिंट कर देता हूँ इसके पीछे, तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। बस उन दोनों कंडीशन को जो है हमें रिवर्स करना है। अब इसका कोड देखते हैं, फिर इसका हम जो है स्टैक समझेंगे, जिससे कि हमें और क्लियरिटी आएगी। तो लेट मी फर्स्ट कोड इट, देन हम आगे का पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है ये हमारा पिछली वीडियो का कोड है जिसको कि आप देख रहे हो। अब इसमें ही मैं आपको चेंजेस करके बताता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो अब मैं कोड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं फंक्शन को बदल देता हूँ, हमें प्रिंट डेक नहीं प्रिंट इंक कराना है, मतलब इंक्रीजिंग। तो मैं फंक्शन का नाम यहाँ रख देता हूँ प्रिंट इंक। हम पास तो वही वैल्यू करेंगे जो हमें करनी है। अब यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी प्रिंट इंक नाम का कोई फंक्शन वैलिड ही नहीं है, अभी हमने उसे बनाया ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको चेंज करके। ठीक है, ओके, तो हम 10 तक प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब ये बेस केस तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा बेस केस था कि 1 तक पहुंचती 1 को प्रिंट करो और रिटर्न कर दो। अब हमें बस इन दोनों स्टेटमेंट्स को चेंज करना है। तो मैं यहां से इस स्टेटमेंट को हटा के जस्ट इसके नीचे लगा देता हूं। ठीक, और फंक्शन का नाम यहां से बदल देता हूं मैं प्रिंटिंग। तो अब देखना जादू क्या होता है। अभी पिछली बार हमारी रिवर्स हो रही थी, इस बार हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। सो मैं इसको रन करता हूं। तो देखो हमारे पास वैल्यू आई। ओके सॉरी, यहाँ पर ये 1 इसलिए ऊपर प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट के बाद ln लगाया, नहीं यहाँ पर प्रिंट के बाद ln लगाया। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो फिर हमारी लाइन वाइज सीरीज प्रिंट होगी। ओके, सो अब हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आई होप आपको एक कोड तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमें इसका वैसे तो जरूरत नहीं है, पर मैं इसका स्टैक जो है बना के बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए। रिकर्जन में सबसे मेन चीज है हमारा स्टैक। ओके, तो अब हम इसके स्टैक को समझते हैं कि इसका स्टैक कैसे काम कर रहा है। तो समझो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरा जो कॉल है वो यहाँ से गया मेन फंक्शन से इस फंक्शन को, मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल किया। क्या कॉल किया, प्रिंट इंक की वैल्यू n। हमने प्रिंट इंक फंक्शन को कॉल किया है जिसके हमने अंदर वैल्यू पास करी n, और n की वैल्यू प्रेजेंटली हमारे इस फंक्शन में 10 है। तो हमारा 10 पास हुआ है उस फंक्शन को।
ठीक है, आपको ये बातें समझ आ रही होगी क्योंकि आपने फंक्शंस पढ़ लिए हैं रिकर्जन से पहले। ओके, सो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे अंदर पास हो गई, तो हमारा मेन फंक्शन से सबसे पहले कॉल गया, स्टैक के सबसे नीचे आ गया, इस फंक्शन ने कॉल किया है, हमने मेन फंक्शन ने कॉल किया है प्रिंट इंक फंक्शन को। अब क्या होगा, तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर हमारा एन की वैल्यू आ गई, और अब ये हमारा जो फंक्शन है वो काम करना शुरू करेगा। तो ये चेक करेगा कि हमारे एन की वैल्यू 1 है, प्रेजेंटली हमारे एन की वैल्यू है 10, तो ये 1 के इक्वल तो नहीं है, तो ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर ये चेक करेगा कि हमारे प्रिंट, ओके अब चेक नहीं होगा, अब हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है कॉल, जो कि है प्रिंट n-1। अब ये ध्यान रखो कि जब भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है तो आप सोचोगे कि ये कॉल हो जाएगा n-9 और फिर हमारा प्रिंट हो जाएगा n9, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है तो सबसे पहले वो अपने आप को पूरा करता है, सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन की सारी जो कॉल्स है वो लगेगी, वो वापस इसके पास रिटर्न आएगी, फिर हमारा नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। आप ये समझ लो कि सबसे पहले जब तक हमारा रिकर्सिव फंक्शन पूरा नहीं होगा तब तक उसके नीचे कितनी भी लाइन हो, सपोज यहाँ पर हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, इसके नीचे इतनी बंच ऑफ लाइन है, तो ये एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, सिर्फ पहले हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा और फिर ये पूरा होगा रिटर्न प्रोसेस इसका, जैसा कि पिछली वीडियो में था, स्टैक बना था, स्टैक से वापस सीधे रिटर्न आई थी। सो फिर हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो हमारी सिस्टम डॉट प्रिंट एन वाली लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर आया प्रिंट इंक n-1, तो यहाँ पर देखो इस फंक्शन में कॉल लगाई इसको, तो अभी यहाँ पर हमारी वैल्यू पास थी प्रिंट इंक में 10 हमारी वैल्यू पास करी थी इस फंक्शन में कॉल करके। अब हमने क्या किया था, हमने देखा था इफ n 1 के इक्वल तो नहीं है, तो हमने नीचे वाली जो कोड है उसको एग्जीक्यूट किया, जो है प्रिंट इंक n-1। तो n-1 क्या है, 10-1 9 है, ठीक है, प्रिंटिंग 9 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब हमारा कोड जो है वो नीचे वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि सबसे पहले ये अपने आप को पूरा करता है, तो ये जो कोड है वापस इसके ऊपर जाएगा क्योंकि हमने कॉल किया प्रिंट n-1 के लिए। अब 9 इसमें गया, अब 9 इसमें चेक होगा कि क्या 9 1 के इक्वल है, नहीं है, तो 9 वापस इस फंक्शन पे आएगा प्रिंट इंक n-1 पे। तो जब n-1 9 से 1 हम कम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8, तो प्रिंट यहाँ पर होगा, प्रिंट इंक चेक होगा हमारे लिए इस बार 8 के लिए। ओके, फिर ये फंक्शन फिर से ऊपर जाएगा इसके पास, इस बार हमारी वैल्यू 8 पास है, फिर से चेक होगा क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं, तो हमारा प्रिंटिंग फिर से कॉल होगा 8-1 यानी 7 के लिए है। सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा प्रिंटिंग 6 के लिए प्रिंट होगा, फिर 5 के लिए प्रिंट होगा, फिर 4 के लिए प्रिंट होगा, फिर 4 के बाद हमारा ये जो फंक्शन है कॉल होगा 3 के लिए, प्रिंटिंग 3, फिर होगा 2 के लिए। 2 जब हमारे यहाँ पर कॉल होता है तो यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 चेक करेगा क्या मैं 1 के इक्वल हूँ, नहीं, तो मैं अपने से छोटे वाले 2-1 के लिए कॉल लगाता हूँ, 2-1 है हमारे पास 1, तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखो अब क्या होगा, अब ये स्टेटमेंट जो है फिर से अंदर जाएगी इसके, ओके, अब ये हमारी स्टेटमेंट फिर से अंदर जाएगी और अब ये चेक करेगी क्या मेरा जो n है वो 1 के इक्वल है, तो n इस वक्त हमारा 1 है, तो n के इक्वल है हमारा 1, तो अब ये यहाँ से हो जाएगा, अपने आप को प्रिंट करा देगा, तो यहाँ पर इसने अपने आप को प्रिंट करा दिया n को, कि ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई इसके नीचे वाली। अभी हो गया रिटर्न। अब रिटर्न होके जब ये वापस रिकर्सिव फंक्शन पे आएगा, इस वाले फंक्शन पे प्रिंट इंक n-1, अब ये देखिएगा कि 2 के लिए मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं फंक्शन में 2 आ गई, क्या मैं पास हो गया 2 के लिए, हाँ तो 2 के लिए पास हो गया। तो अब की जैसा कि मैंने कहा था कि ये पूरा हो गया है, ये 2 के लिए इसने अपनी वैल्यू पास कर दी, तो अब ये नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो अब हमारा 2 प्रिंट होगा। सेम अब जब हमारा कॉल वापस 3 के लिए जाएगा तो ये इफ वाली कंडीशन तो हमारी होगी नहीं चेक, क्योंकि ये तो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी, रिटर्न हो चुकी। फिर हमारा जो ये फंक्शन है वो चेक करेगा कि क्या मेरा वैल्यू जो 3 के लिए प्रिंट हो गई, 3 के लिए एग्जीक्यूट हो गई है, तो हाँ 3 के लिए ये एग्जीक्यूट हो गई, तो फिर से नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी और हमारे यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। सेम हमारा एक के बाद एक ऐसे नीचे आते जाएंगे स्टैक से, और जब भी हमारा स्टैक से एक की वैल्यू नीचे आती है, जब 1 ने 2 को कॉल किया होगा तो 1 ने अपने आप को हटा लिया होगा, जब 2 ने 3 को कॉल किया होगा तो स्टैक के ऊपर से 2 हट गया होगा। अब जैसे 3 जब नीचे कॉल करेगा 4 को, तो 3 ऊपर से हट जाएगा, और ऐसे करते करते हमारे सारे वैल्यूज हट जाएगी, और हमारी जो वैल्यू है 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारी प्रिंट हो जाएगी, और फिर ये जो वैल्यू है सारी प्रिंट वाली ये मेन फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी। तो ऐसे जो है हमारी सारी लाइनें प्रिंट हो जाएगी और हमारे पास 1 से लेकर 10 तक सारी डिजिट आ जाएगी।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करो, और कोई तकलीफ है तो कमेंट में बताओ। और अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जिससे हम और क्वेश्चन को डील करेंगे। टिल देन, गुड बाय।